अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की कहानी की 19वीं किस्त। नाज़रीन, 1990 के इंतखाबात शुरू हुए तो IJI के सरबराह नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पर 3 बड़े इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो गुस्ताह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए इनको वोट ना दिए जाएं। पीपल्स पार्टी को वोट देना भारतीय बलादस्ती कबूल करना है। और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ और इनके साथी करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे थे, जिनमें कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो मुल्क के अरबों रुपए लूट कर बाहर ले गई हैं। तरीका पहिया देखें कि ठीक 28 साल बाद घूम कर ऐसी जगह आया कि यही तीनों इल्ज़ामात नवाज शरीफ पर पूरे धड़ल्ले से लगे। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो खुद पर इल्ज़ामात की सफाई देने की बजाय इस सारे मामला को पाक फौज और सदर पाकिस्तान की साजिश करार देती थी। और ठीक यही दुहाई 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ के हिस्से में आई। जब बेनज़ीर भुट्टो को अदालत से रिलीफ नहीं मिला तो इन्होंने नारा लगाया कि सबसे बड़ा फैसला अवामी अदालत का होता है और वो सिर्फ अवामी अदालत को मानती हैं। कौन जानता था कि 3 दहाइयों के बाद नवाज शरीफ बेनज़ीर के भुट्टो के यही अल्फाज दोहरा रहे होंगे, लेकिन ये अल्फाज सुनने के लिए बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं होंगी। ये तरीकी ऐसी सितम ज़रफ़ी है जिसमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तरी से हमने यही सीखा कि तरी से किसी ने कुछ नहीं सीखा है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। मैंने आइन के आर्टिकल 58(2) बे के तहत कौमी असम्बली तोड़ दी है। नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हो गई है। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. एक माली था जो बिलावल हाउस में 1988 में भर्ती हुआ। पीपल्स पार्टी हुकूमत को करप्शन और बदअमनी के इल्ज़ामात लगाकर बरतरफ किया था, तो इसी सिलसिले में बिलावल हाउस के मुलाजम भी गिरफ्तार हुए। जब करप्शन इल्ज़ामात में मुलाजमीन से तफ्तीश हो रही थी तो इनसे पूछ गूछ करने वाला ये खुफिया एजेंसी का ऑफिसर था, और ये ऑफिसर कोई और नहीं बिलावल हाउस का वही माली था जो 1988 से इनके लोन की देखभाल कर रहा था। मुलाजमीन की गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद, लेकिन इलेक्शन से कुछ पहले यानी 11 अक्टूबर 1990 को उन्नर केस में आसफ अली जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके करीबी साथी हुसैन उन्नर को वादा माफ गवाह बनाया गया। उन्नर केस 3 में एक मशहूर केस है जिसमें आसफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने लंदन प्लेट एक शख्स मुर्तज़ा बुहारी की टांग से बम बांधकर 3 करोड़ रुपए हथिया लिए हैं। इस केस की गूंज तो बहुत हुई, लेकिन ये केस साबित ना हो सका। इस केस में वाद सबूत सिर्फ मुर्तज़ा बुहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस शख्स को मिला और प्रेस की मौजूदगी में मैं उसको मिला और उसने ये सारी कहानी सुनाई। उसने फिर हंगामा शामा किया, अखबारों में खबरें छप गईं, नेशनल प्रेस में हर जगह रिपोर्ट हुआ। तो उसने फिर उसको इन्होंने बकौल उसके जरदारी साहब ने कहा कि तुम 50 लाख रुपया लो और वापस चले जाओ। उसने कहा जी मैं 2.5 करोड़ रुपया लाया था, मुझे पूरी रकम वापस चाहिए, मैं तो कोई नेक काम के लिए लाया था, तो मैं 50 लाख लेके क्यों चला जाऊँ। उन्होंने कहा फिर तू भी नहीं वापस जाएगा, रकम तो तुझे वैसे भी नहीं मिलनी, तो जान बचाओ और भागो। तो वो फिर आखिरी बेचारा जान बचा के भाग गया। ये थी कहानी। और इनका वादा वाफवा हुसैन उन्नर था जो पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में दौरान गिरफ्तारी अस्पताल में जान की बाजी हार गया। यूं उन्नर केस का तो कोई हल ना हो सका, लेकिन ये इल्ज़ाम आसफ अली जरदारी की शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। ब्यूरोक्रेट सदर गुलाम हुसैन ने चूँकि बेनज़ीर की हुकूमत को संगीन इल्ज़ामात के तहत बरतरफ किया था, इसलिए वो ये बात यकीनी बनाना चाहते थे कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में किसी तरह वापस ना आ पाए।
बेनज़ीर भुट्टो दोबारा मुंतखब हो जाती तो ये तासुर मिलता कि असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला गलत था और लोग ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमिन हैं। सदर गुलाम हुसैन खान ने पीपल्स पार्टी की वापसी रोकने के लिए कई इक़दाम किए, जिनमें से दो बहुत अहम थे। पहला काम तो ये किया कि निगरान हुकूमत में इस तरह तश्कील दी कि तमाम अहम पोजीशन पर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ और JIJ के हामी ओहदेदार तैनात कर दिए। याद रखें, गुलाम मुस्तफा जतोई माजी में बेनज़ीर के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और इस इलेक्शन में भी वो निगरान के बाद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर बेनज़ीर की सिंध में सबसे बड़े हरीफ जाम फ़रूक को निगरान वज़ीर आला सिंध बना दिया गया। हालांकि वो इस वक्त सूबाई असम्बलियों से खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और सिंध के वज़ारत उज़्मा के भी उम्मीदवार थे। और तो और गुलाम इसहाक खान ने अपने दामाद अरफान उल्लाह को वज़ीर दाखिला सिंध बना दिया और यूँ अपने तही इन्होंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए स्टेज तैयार कर दिया। गुलाम मुस्तफा जतोई ने निगरान वज़ीर आज़म बनते ही एहतसाब का नारा लगाया और खसूसी अदालत बनाकर पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान बेनज़ीर और इनके शोहर आसफ अली जरदारी पर करप्शन मुकदमात कायम कर दिए। एक तरफ तो यही निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमे बना रही थी, दूसरी तरफ यही लोग IJI के जलसों पर स्टेज पर खड़े होते और तकरीरें करते और कहते कि किसी सूरत बेनज़ीर को इक़्तिदार में वापस नहीं आने देंगे। ये सब कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। सदर गुलाम इसहाक खान ने दूसरा काम ये किया कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग IJI की हर तरह से मदद करने का हुक्म दिया। जनरल असलम बेग की कई बार इस बात का खुलकर इतराफ़ कर चुके हैं कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो ये वजाहत पेश करते हैं कि ऐसा इन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसहाक खान के कहने पर किया था। उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था जो आइन और कानून के मुताबिक है, मैंने ये कहा कि ये लॉफुल कमांड था एक लॉफुल अथॉरिटी के हाथों, गुलाम इसहाक साहब को, और जब एक लॉफुल कमांड हो तो वो जुर्म नहीं होता है। कई साल बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर जहां केस का फैसला सुनाया, जिसमें यह साबित हुआ कि IJI के सियासतदानों को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 14 करोड़ तकसीम किए थे। तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए बताते चलें कि जब इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो गुलाम इसहाक खान दुनिया में मौजूद नहीं थे, इसलिए इनका मौक़िफ़ मुकदमे के बाद सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से IJI को रकम तकसीम करने के मज़ीद सबूत भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलक का सबूत देखें, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चंद लाख मिले जो इन्होंने फाटा में IJI के एक उम्मीदवार को खुद पहुंचाए। दूसरा सबूत खुद नवाज शरीफ की जुबान से निकला, जिसके गवाह सीनियर सहाफ़ी आरफ निज़ामी हैं। एक अताउल्ला कासमी घर के दफ्तर में कुछ जर्नलिस्ट का मुलाकात की थी लंच पे। उस वक्त की बात है जबकि वो वज़ीर आज़म नहीं थे, ऑपोजिशन में थे और बहरान गेट का केस चल रहा था। तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि बहरान गेट में सबको पैसे मिले थे और मुझे भी मिले थे। पाकिस्तान में चूंकि ज़ियाउल हक की तहवील मार्शल के बाद पहली बार हुकूमत सिर्फ 20 माह में बरतरफ कर दी गई, इसलिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को तशवीश थी कि न जाने इंतखाबात होंगे या नहीं। आर्मी हाउस से लेकर व्हाइट हाउस तक ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि इंतखाबात मुलतवी करने और मार्शल लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इंतखाबात में बेयकीनी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बाबरा शरीफ को अखबारात में ये बयान तक देना पड़ा कि अल्लाह करे इंतखाबात वक्त पर हो जाएं। तमाम अंदेशों के बाद इंतखाबात वक्त पर हुए और IJI वाज़िया तौर पर जीत गई।
बेनज़ीर भुट्टो ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया, लेकिन मुल्की मुबसरीन ने पहली रिपोर्ट में शफाफ करार दिया। ताहम बाद में असगर खां केस से ये बात साबित हो गई कि 1990 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। IJI की जीत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई असल में वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे और साबका वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, लेकिन IJI के जल्द इजलास में नवाज शरीफ का फाइनल कर दिया गया। यूं 7 नवंबर 1990 के दिन नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। इस तकरीब में 1000 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने इस इजलास का बायकाट किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था और ये पाकिस्तान के कम उम्र मर्द वज़ीर-ए-आज़म थे। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 41 साल थी और यूं नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ का वो ख्वाब पूरा हो गया जो इन्होंने भुट्टो दौर में इस वक्त देखा था जब इंडस्ट्रीज को सरकारी तहवील में लिया गया था। नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो कराची और हैदराबाद में रोज़ाना लाशें गिर रही थीं। अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर जंग का माहौल था। पाकिस्तान की माशियत इतनी तबाह हाल थी कि अलाइड बैंक जो उस वक्त सरकारी तहवील में था 22 अरब रुपए के खसारे में था। सीमेंट इंडस्ट्री भी सरकारी तहवील में और करप्शन की अमा बारगाह बन चुकी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इन सारे मसाइल से निपटने के लिए दुनिया के ऐसे हिस्से में काम किया जहां लाखों सालों से बर्फ की हुकूमत है। जी हाँ, नवाज शरीफ ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो बहुत कम पाकिस्तानियों के इल्म में है। ये मंसूबा पाकिस्तान की अहम कामयाबी थी। अनगिनती ज़मानों से बर्फ में धकेले समंदरों के किनारे पर और दुनिया के आखिरी कोने में पाकिस्तान को क्या आज़ाद हासिल हुआ, ये सब जानिए हमारी अगली किस्त में। और अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली किस्त का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी सूरत ये सिलसिला जारी रहेगा और हम बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।